अरे दीनानाथ भैया, इस बार तो हमारे खेत आलू की फसल से लहलहा उठे हैं। हाँ चंदू, फसल तो सच में बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बाजार में दाम इतने गिर गए हैं कि लागत भी नहीं निकल रही। क्या बात करते हो भैया, अभी कुछ हफ्ते पहले तो आलू के भाव आसमान छू रहे थे। आज ही मंडी से आ रहा हूँ, वहाँ आलू का दाम सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। सब मेहनत बेकार लग रही है। इतना कहकर दीनानाथ वहां से चला जाता है। चंदू के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया। इतने कर्ज लेकर मैंने फसल लगाई थी, और अगर लागत भी न निकला तो मैं कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। चंदू दुखी मन से घर की ओर चल देता है। चंदू घर में अकेला बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। तभी उसे एक विचार आता है, जिसके बाद उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे चंदू को एक ऐसा रास्ता मिल गया हो जो उसकी सारी परेशानियों को जल्द ही दूर कर देगा। अगले दिन सुबह सुबह चंदू गांव के चौराहे पर ही एक समोसे का ठेला लगा देता है। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है। चंदू का ठेला देखकर वह उसके पास आता है। अरे चंदू भैया, आप समोसे कब से बनाने लगे। अरे भाई, क्या बताऊं, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन बाजार में उसकी कीमत ही गिर गई। अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना था, तो सोचा समोसे का ही व्यापार कर लेता हूँ। अच्छा भैया, अब जल्दी से 2 समोसे दे दो। खुशबू इतनी आ रही है कि अब और सब्र नहीं होता। चंदू अपने पहले ग्राहक को समोसे देता है। अरे वाह वाह भैया, इतना स्वादिष्ट समोसा तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं खाया। अगर आज आलू के भाव न गिरते तो हम तो इस स्वादिष्ट समोसे को खाने से वंचित ही रह जाते। क्या सच में मेरे समोसे इतने अच्छे लगे। चंदू भैया, ये समोसे खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों में जादू है। यह सुनकर चंदू को थोड़ी बहुत खुशी होती है। कुछ ही देर बाद उसके ठेले पर कुछ और ग्राहक आ जाते हैं। चंदू के समोसे उन्हें भी बहुत पसंद आते हैं। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। चंदू को आज पहले दिन कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक ठाक कमाई हो जाती है। अगली सुबह ठेले के आगे भीड़ लग जाती है। आस पड़ोस के गांव के लोग भी आने लगते हैं। चंदू के समोसे की चर्चा पूरे नगर में होने लगती है। कुछ ही दिनों में वह खूब तरक्की करता है, और अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई थीं। उसने न सिर्फ पैसे कमाए, बल्कि पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। आ गया भीखू, बड़ी देर कर दी। कहाँ रह गया था। कहीं नहीं सेठ जी, बस एक जरूरी काम में अटक गया था। अच्छा सुन, लुहारी खेड़े से मसाले निकल चुके हैं, 3-4 दिन में पहुंच जाएंगे, तो जरा संभाल लेना। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी, एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। सच कहूँ भीखू, तेरे जैसा ईमानदार आदमी मिलना आसान नहीं है। ये कारोबार अब तेरे भरोसे है। सेठ जी, आपके लिए जान भी हाजिर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
सेठ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो धर्मा, तुम तो घर के ही हो। भीखू जो है वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैंने कुछ बातें देखी है। क्या कह रहे हो तुम? भीखू पर तो मैं जान छिड़कता हूँ। मैं समझता हूँ सेठ जी, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। धर्मा, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। झूठ बोलकर किसी की छवि मत बिगाड़ो। धर्मा चुपचाप चला जाता है। दरअसल भीखू जैसा दिखता था वैसा था नहीं। उसकी बोली में मिठास थी, चाल में नम्रता, और भीतर का सौदागर बहुत तेज था। सेठ रघुनाथ उसे अपना सबसे वफादार समझते थे, मगर भीखू की वफादारी वहीं तक थी जहाँ तक उसका फायदा था। दूसरों के भरोसे को वो जिम्मेदारी नहीं, मौका समझता था, और सेठ का अंधा विश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। देख भीखू, पिछली खेप में 2 बोरी तो आधी खाली निकली। इस बार कोई झोल नहीं चलेगा। अरे भाई, जो माल मैं देता हूँ उसमें हवा तक पैसे कमाने लायक होती है। अब तुम बोरी तौलने लगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, इस बार 10 बोरी ले रहा हूँ, लेकिन भाव वही पुराना दूंगा। अच्छा ठीक है, अब ये जल्दी ले जाओ। सेठ को खबर लगी तो मेरी खैर नहीं, बाकी का माल कल रात तक पहुंचा दूंगा। अरे मोहन, वो देख, भीखू बाबू फिर उसी से बात कर रहे हैं। लगता है वो सेठ जी का कोई खास ग्राहक है। ना भैया, ये सब चोरी छिपे होता है। पिछले हफ्ते भी 2 बोरी खुद लदवा कर ले गए थे और मालिक को बताया तक नहीं। फिर तो हमें सेठ जी को बताना चाहिए। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे भीखू बाबू की बात सेठ जी आंख बंद करके मानते हैं, शक उल्टा हम पर ही आएगा। सेठ रघुनाथ को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने ही उसकी जड़ें खोदनी शुरू कर दी है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा लगता है। दुकान खुलती है, मसाले आते हैं, ग्राहक आते जाते हैं, लेकिन भीतर से कारोबार खोखला होने लगा था। और जिसको सेठ ने कारोबार की बागडोर सौंपी थी, वही अब धीरे धीरे उसकी नींव हिला रहा था। भीखू, ये तीसरा हफ्ता है जब बिक्री गिरी है। न पुराने ग्राहक आ रहे हैं न नए। मुनाफा तो छोड़, अब तो दुकान चलाना भी भारी लग रहा है। वक्त ही खराब चल रहा है सेठ जी, सब तरफ मंदी है। अभी तो और भी दुकानदार परेशान हैं, हम ही अकेले नहीं हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे मसालों की खुशबू दूर दूर तक जाती थी। अब शिकायतें आने लगी है। माल में वो बात नहीं रही शायद। अरे नहीं सेठ जी, माल तो वही है। लोगों की आदतें बदल गई हैं, सस्ते सामान के पीछे भागते हैं आजकल। आप ज्यादा न सोचिए, सब संभल जाएगा। सेठ की आंखों में चिंता थी और भीखू की आंखों में चाल। फर्क बस इतना था, सेठ हर नुकसान को किस्मत समझता रहा और भीखू हर नुकसान को अपना फायदा बनाता रहा। कुछ दिन बाद धर्मा फिर सेठ के पास आता है। सेठ जी, एक बार फिर कहता हूँ, भीखू से होशियार रहिए। वो आपको लूट रहा है। तो फिर वही बात लाया। अगर फिर इस बारे में कुछ कहा तो काम से निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। धर्मा की दूसरी चेतावनी भी अनसुनी रह गई। सेठ रघुनाथ अब भी भीखू पर आंख बंद करके भरोसा किए बैठे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में कारोबार में ऐसी गिरावट आई जिसने सेठ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये क्या हो रहा है भीखू? आधा माल खराब, आधा गायब। इतना बड़ा नुकसान? सेठ जी, शायद गोदाम में सीलन लग गई थी। बोरियां नीचे रखी थी, नमी से सड़ गई होंगी। बाकी माल वो शायद पिछले खेप के साथ गिनती में गड़बड़ी हो गई होगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे अपना सारा जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा। 20 वर्षों में जो जोड़ा वो सब 1 साल में फिसलता जा रहा है हाथ से। वक्त है सेठ जी,
निकल जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मत तो मेरी तेरे भरोसे टिकी थी वीकू, लेकिन हालात देखकर लगता है भरोसे से ज्यादा हिसाब जरूरी है। कारोबार में नुकसान के बाद सेठ रघुनाथ को अपना सब कुछ बेचना पड़ा और अब वो सड़क पर आ चुके थे। एक दिन सेठ रघुनाथ पुराने मैले कपड़ों में गांव की गलियों में भटक रहे थे। तभी वह देखते हैं कि भीखू उसी तरफ चला आ रहा है। वे हिम्मत जुटाकर भीखू को आवाज लगाते हैं। भीखू, कभी तुझ पर भरोसा किया था, आज वक्त बुरा है, कुछ मदद कर दे। सेठ जी, अब मैं भी खाली हाथ हूँ। जिसका वक्त चला जाता है उसका साथ कोई नहीं देता। तुझे ही तो सब सौंपा था। एक वक्त था जब तुझे परिवार से बढ़कर माना। वक्त वक्त की बात है सेठ जी, अब न आप मालिक हैं और ना मैं नौकर। इतना कहकर भीखू वहां से चला जाता है। सेठ वहीं खड़े रह जाते हैं, न कुछ कह पाते हैं न रो पाते हैं। कुछ देर बाद सेठ अपने आप को संभालते हुए थके हुए कदमों से चलते हुए एक छायादार पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तभी सामने से धर्मा आ रहा होता है। उसकी नज़र जैसे ही सेठ पर पड़ती है वह ठिठक जाता है और भागता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ जी, ये क्या हाल बना लिया आपने? कभी सब कुछ था धर्मा, अब कुछ नहीं बचा। जिसे अपना समझा उसी ने छीन लिया सब कुछ। मैंने पहले ही चेताया था सेठ जी, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। लेकिन अब क्या फायदा, चलिए मेरे साथ चलिए। तेरे पास क्या है देने को धर्मा? छोटा सा घर है, पर छत है, रोटी है और इज्जत है जो आपने कभी दी थी। आज उसे लौटाने का वक्त है। वह उसकी ओर देखते हैं, कुछ पल सोचते हैं और फिर उठकर उसके साथ चल देते हैं। अब सेठ रघुनाथ धर्मा के साथ ही रहने लगते हैं। धर्मा, जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया, पर सबसे बड़ा सबक ये मिला, अंध भरोसा कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। सेठ जी, जब तक सांस है इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। सच तो ये है, जिसे अपना समझा उसने गिरा दिया, और जिसे कभी अहमियत नहीं दी उसने संभाल लिया। सेठ रघुनाथ ने भीखू पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का सौदा कर दिया। अब शाम होने लगी है और कोई जगह नहीं दिख रही। चलो इस गांव में ही आज रात ठहर जाता हूँ। ये मकान बड़ा है, शायद कोई अमीर सेठ का घर है। हो सकता है मदद मिल जाए। कौन है? बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ। कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। अब रात हो रही है और रुकने की जगह नहीं मिल रही। अगर आप एक रात की पनाह दे देते तो बस दरवाजे के पास ही बैठ जाऊंगा। क्या मैं कोई धर्मशाला चला रहा हूँ? नहीं, बस एक कोना चाहिए रात काटने के लिए। अगर मिल जाता तो आपका बड़ा एहसान होता। तुम जैसे हर दिन आते हैं, सबको जगह दूँ तो मेरा घर सराय बन जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ कोई जगह नहीं है। कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में
एक आदमी वहां आता है, साधारण कपड़े, हाथ में लाठी, चेहरा भोला वाला। बाबा, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? कोई ठहरने की जगह नहीं मिली बेटे, तो यहीं बैठ गया हूँ। रात यहीं काटने की सोच रहा हूँ। अरे, गांव में किसी ने आपकी सहायता नहीं की? एक सेठ से पूछा था, उसने मना कर दिया और किसी के दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आप मेरे घर चलिए बाबा, मेरी झोपड़ी पास में ही है, छोटी सी है, लेकिन आप जैसे बुजुर्ग के लिए उसमें जगह है। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, लेकिन मैं कहीं बोझ न बन जाऊं। बोझ कैसा बाबा? आप मेरे घर आएंगे, यह मेरे लिए सौभाग्य है, आइए। यह सुनकर वे बूढ़े यात्री बिना किसी संकोच के उसके साथ चल देते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? लोग मुझे बस बाबा कहते हैं। और तुम्हारा? मेरा नाम रघु है, खेती करता हूँ, जैसे तैसे घर का खर्चा चल जाता है। कुछ ही देर में रघु उन बूढ़े बाबा को लेकर अपने झोपड़ी पर पहुंच जाता है। आइए बाबा, यह मेरी झोपड़ी है, बस इतना ही है। बहुत अच्छी है बेटा। बाबा, ये खाइए, कुछ खास नहीं है, पर पेट भरने के लिए पर्याप्त है। अवश्य बेटा, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। आप किस दिशा से आए हैं? उत्तर दिशा से। कई गांव पार किए, फिर यहाँ पहुंचा। रात भर आराम कीजिए, बिस्तर नहीं है, मगर चटाई है। यही मेरे लिए बहुत है बेटा। फिर वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रघु को अलविदा कहकर बाबा जाने लगते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, 2 रोटियां साथ रख लेते, भूख लगी तो खाने के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने जो किया वह मेरे लिए बहुत है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बाबा वहां से आगे की यात्रा पर निकलते हैं। किसी को बुलाओ, बच्चे को कुछ हो गया है। सेठ जी के बेटे को सांप को काट लिया है, वैद्य को बुलाओ जल्दी। यह क्या हो रहा है? आवाजें बहुत हड़बड़ाहट की हैं। चलो देखता हूँ। कुछ ही दूर चलते हैं कि अचानक गांव की ओर से भीड़ की आवाजें सुनाई देती है। वह तेज कदमों से आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। सामने एक भीड़ इकट्ठा थी। बीच में एक बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ा था। पास में एक औरत रो रही थी, जो कि गांव के सेठ की पत्नी थी। सांप ने पैर पर काट लिया है, कोई इलाज नहीं मिल रहा। वैद्य जी घर पर नहीं है, वो तो दूसरे गांव गए हैं, क्या करे अब? वे तुरंत बच्चे के पास जाते हैं। कृपया मुझे देखने दीजिए। तुम कौन हो? मैं वर्षों से जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता हूँ। मैं इस बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, जल्दी कुछ करो बाबा। वे अपनी झोली खोलते हैं, उसमें से कुछ सूखी पत्तियां और जड़ी बूटियां निकालते हैं। उन पत्तों को हाथ में रगड़कर एक लेप बनाते हैं। सांप जहरीला नहीं था, लेकिन जहर फैलने लगा है। मैं यह जड़ी बूटी लगा रहा हूँ, इसके असर से जहर उतर जाएगा। वह जड़ी बूटी बच्चे पर लगाते हैं। कुछ देर बाद बच्चा हल्का हल्का हिलने लगता है। देखो, बच्चा सांस ले रहा है और चेहरा भी थोड़ा ठीक लग रहा है। बाबा ने चमत्कार कर दिया। यह चमत्कार नहीं, जड़ी बूटी का असर है, बस समय रहते लगा दी। बच्चा तो सेठ जी का है ना?
हाँ, वही सेठ जिसने इस बाबा को दरवाजे से भगा दिया था कल रात। वे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वो चले गए। हाँ, बिना कुछ लिए। सेठ को बताओ उसका बेटा अब ठीक हो गया है। तभी वहां सेठ पहुंचता है। मेरा बेटा कहाँ है वो? अब कैसा है? ठीक है सेठ जी, उस बूढ़े यात्री ने बचा लिया। कौन यात्री? वही बाबा जिसे आपने कल रात दरवाजे से भगा दिया था। वही, मैं उसे पहचान नहीं पाया। अब तो वो जा चुके हैं। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। उस दिन के बाद से सेठ के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब वह जरूरतमंद, असहाय और गरीब लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव से मदद करने की भावना रखने लगा।